अच्छा, आप कितने सीजन चाहते हैं कि आए? मेरे नाना जी मिर्जापुर से। उसके बाद चीजें कुछ ऐसी हुई कि हम मिर्जापुर नहीं जा सकते थे, हमारी फैमिली को मना कर दिया गया। अली तो मुझे लग रहा है वो सीजन 1 के दौरान वो बिल्कुल ही मतलब वो मेंटोरिंग भी मेरी ऐसी होती थी कि बहन की नहीं होती जैसे। तो फोन आया, मैंने कहा मुझे नहीं बनना किसी की बहन, मैं नहीं कर रही शो। मैं अगर नहीं किया होता और मैं ये शो देख रही होती, मुझे लगता ओ माई गॉड। बॉम्बे में उतरते मेरे पास काम था। साडा हक स्टार्टेड विद इन 1 मंथ। मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली टीवी और फिल्म में इतना गैप है कि आपने टीवी का बहुत बड़ा एक हिट शो कर लिया लेकिन फिल्म वालों को आपके बारे में पता भी नहीं है। उसके बाद मेरी स्ट्रगल शुरू हुई। उसके बाद मेरा पहला डिप्रेशन फेज भी आया 2017। फिर मैं 2-2 घंटे लाइन में रुक के एड के ऑडिशन भी देती थी। अगर लापता लेडीज अच्छी फिल्म नहीं होती तो आप नहीं जाते ना टिकट लेके देखने के लिए। ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है यार, बहुत स्मार्ट हो गई है। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट। आज हमारे साथ हैं हर्षिता गौर, आपकी डिम्पी, आपकी संयुक्ता। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। वेलकम टू द पॉडकास्ट हर्षिता। हाँ, मेरा पहला पॉडकास्ट। तो शुरू से शुरू करते हैं। आप दिल्ली से हो, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि शायद आपके परिवार में डॉक्टर्स भरे हुए हैं, सब लोग डॉक्टर्स हैं। फिर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कौन सा ब्रांच था आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये भी एक इंजीनियर। और मतलब हम हाई फाई नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग था। बट हम इंजीनियर सही है, उसके लिए तो मिलता है। यस। अब आपने भी एक्टिंग चुनी, हम लोग भी इसी फील्ड में हैं। ये फिलॉसफी क्या होती है इंजीनियर्स की कि मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद ही दिमाग में कुछ चमकता है क्या कि एक्टिंग नहीं, करनी ऐसा होती है? मेरे साथ नहीं था। मुझे हमेशा से एक्टर बनना था। अच्छा। हमेशा, जब से मुझे शायद समझ में आया कि बनना कुछ बनना क्या होता है लाइफ में। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं। हालांकि मेरी मम्मी थिएटर एक्टर रही है 9 साल, लेकिन पंजाब में। पर वो जब आप जानते नहीं हो ना नए शहर के, और उस टाइम तो फिर वो ऐसा था कि नहीं प्रोफेशनल डिग्री हो जाए। मेरा तो एडमिशन में हंसराज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ने वाली थी। मतलब वो अच्छी परसेंटेज थी, मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल गई। अच्छी परसेंटेज तो मेरे पेरेंट्स को लगता था तुम इतनी अच्छी हो पढ़ाई में, तुम आईएएस का हम सोच रहे थे तुम ये बनाएंगे। खैर, बट आई थिंक मेरे लिए तो वो मैं इंजीनियरिंग करती है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करती, मुझे पता था उसके बाद मुझे एक्टिंग ही करनी है। तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। माँ बाप ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, तो मैंने कहा ठीक है। हालांकि उसके बीच में मैं ऑडिशंस देती रहती थी। तो बट आपने जॉब किया नहीं, राइट? नहीं। ओके, प्लेसमेंट ऑफ तो ओके। तो मैं तो बॉम्बे में उतरते मेरे पास काम था। साडा हक स्टार्टेड विद इन 1 मंथ ऑफ बीइंग इन बॉम्बे। तो हर्षिता, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने बताया अपने पेरेंट्स को कि भाई मैं इंजीनियरिंग मैंने पढ़ ली बट अब मुझे जाना है इस फील्ड में, उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनको आज भी ऐसा नहीं कि वो सपोर्टिव नहीं है, सपोर्टिव हैं, बट उनको आज भी ये क्वेश्चन रहता है कि यार जब यही करना था तो फिर इंजीनियरिंग क्यों की? तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि तो आपके साथ वैसा है नहीं कि 50 लाख की जॉब भी तो थी आपके। वो छोड़ के आपने ज्यादा हो गया। बट हर्षिता ने ज्वाइन नहीं किया था ना। बिल्कुल। और मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था मुझे एक्टर बनना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 10 साल की थी। तो ये उनको कहीं ना कहीं, और मैं क्लासिकली परफॉर्म करती थी, कथक डांसर थी, स्टेज परफॉर्मेंस करती थी, तो वो उनको आइडिया था, पता था कहीं ना कहीं। पर उनको ये था कि धीरे धीरे बड़े होते होते ये निकल जाएगा दिमाग से। मेरा इंजीनियरिंग करने का मोटिव ही वही था कि ये मैं आपके लिए कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी है। तो ये वो आई थिंक हमेशा से मेंटली प्रिपेयर्ड थे। तो ऐसा झटका नहीं था कि अरे तुमने इंजीनियरिंग क्यों वेस्ट की। ये मुझे लगता है 50% इंजीनियर्स का ये है कि पापा चाहते थे या पेरेंट्स चाहते थे, अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ, ये तो आपको चाहिए तो मैंने कर दिया। मुझे मैं एक्टिंग स्कूल एक्चुअली पढ़ना चाहती थी, ग्रेजुएशन। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एक्टिंग स्कूल्स उस टाइम एनएसडी या अपना एफटीआई पोस्ट ग्रेजुएट लेते हैं। आप ग्रेजुएशन में एंटर नहीं कर सकते। तो मुझे लगा जब ग्रेजुएशन करनी ही है तो किसी में भी कर लो। फिर जब मैं एक्चुअली एक्टिंग करने लगी, जब मैंने एक्टिंग समझी, तब आप बोल सकते हैं कि आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरा पैशन है। बट मैं दिल्ली से पैशन की वजह से नहीं आई थी। सिर्फ दिल्ली से तो जस्ट आई वांटेड टू बी इन दिस फील्ड फॉर गॉड नोज सो मेनी अदर रीजंस। तो बट टुडे आई कैन से दैट आई लाइक इट। जब आप दिल्ली से आए थे कि हाँ एक्ट्रेस बनना है, उस वक्त कुछ सोचा था कि मुझे इस तरह के रोल्स करने हैं, मुझे ये काम करना है? मुझे था कि मैं जाऊंगी और मुझे मिल जाएगी यशराज की फिल्म। मैं तो फिल्म करूंगी जाके, क्योंकि ओटीटी तो खैर था ही नहीं। तभी था ही नहीं। तो ये तो फुल कॉन्फिडेंस वाज हियर दैट आई एम गोइंग टू गो, एंड आल्सो बिकॉज मुझे मेरा शो मिल ही गया था चैनल वी वाला। ये तो
साडा में मुझे याद है मैं मना करके आ गई थी उनको, मेरा पहला शो। किसी को मतलब आप बॉम्बे में अपने कदम रखा और 1 महीने में आपके पास शो है, मैं शो को मना करके आ रही थी क्योंकि मुझे नहीं करना शो, वो मुझे करनी है फिल्म। फिल्म करनी है, राइट। बट आई थिंक It worked कि out. कुछ मेरे प्रोड्यूसर सर मिस्टर यश पटनायक, आई थिंक ही गेव मी लिटिल सेंस एट दैट टाइम। मुझे बिठा के मुझसे बात की, कह रहे ये अच्छा शो है, कर लो। तो अभी तो तुम्हारा नया शो है, आगे बहुत आगे कर लेना फिल्म, ऐसे ऐसी वो उन्होंने। बट आई एम ग्लैड। तो हर्षिता, हम वैसे तो पूरी जर्नी की बात करेंगे आपकी, बट मैं शुरुआत करना चाहता हूँ मिर्ज़ापुर से। तो जो डिम्पी का कैरेक्टर है, तो सीज़न 1 और सीज़न 2 अगर मैं दोनों की बात करूँ तो सीज़न 1 में सीज़न 2 के कंपैरेटिवली कैरेक्टर का आर्क उतना ज़्यादा नहीं था। सीजन 2 में, सीज़न 1 में One सीज़न 2 में तो खैर काफ़ी कुछ था, Correct, बट सीज़न 1 में ज़्यादा कुछ आर्क नहीं था। लाइक बबलू और गुड्डू की बहन जो किडनैप हो जाती है ना, तो जब आपको ये शो ऑफर किया गया, ये स्क्रिप्ट दी गई, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था जिसको सोच के आपने हाँ किया? मैं क्विकली आंसर करने की कोशिश करती हूँ। मैं शो को मना कर दिया था। अच्छा, मेरे पास जब कॉल आया था, आप क्या मतलब आप सारे सब शो को मना ही करते हो करने क्या? के लिए आए हो? और फिर मैं वो कर लेती हूँ, वो शो वो हो जाते हैं। नाउ यू नो क्या करना है आपसे। आई नो अभी मुझे क्या करना है। हाँ, मैं शो को मैं साडा हक करती थी। उसमें शायद किसी ने नोटिस किया होगा, जो मेरे डायरेक्टर के डीए थे, उन्होंने मुझे फोन किया। और तभी ओटीटी हमारे लिए कुछ मतलब कुछ नहीं था। ऐसा था कि हाँ नेटफ्लिक्स और अमेज़न आएंगे, बट वो क्या करेंगे, क्या शो है, कोई आइडिया नहीं था। ठीक है। और जब आपकी इंट्रोडक्शन ऐसी होती है ना कि आप टीवी में एक लीड करके आए हो, तो आपको वैसे समझ में नहीं आता कैरेक्टर्स का मतलब क्या है। कैरेक्टर आपके लिए वो हो जाता है कि नहीं यार लीड तो नहीं है। राइट। तो फोन आया, मैंने कहा मुझे नहीं बनना किसी की बहन, मैं नहीं कर रही शो। फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया, उन्होंने कहा आप एक बार मेरे डायरेक्टर से मिल लो, अगर आपको लगे ठीक तो करते हैं आगे, वरना तो ऑब्वियसली आप इट्स योर कॉल। अपनी मर्जी के मालिक हो। तो मैं मेरे डायरेक्टर गुरमीत सिंह और उस टाइम करण और जो राइटर हैं उनसे मिली। द बेस्ट थिंग इज दे डिड नॉट ट्राई टू सेल मी द पार्ट। उन्होंने जो सीजन 1 में था मुझे वही बताया। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा कि जब वो डिम्पी किडनैप हो जाती है, मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा सीन था। इफ यू सी डायनामिक्स, जब वो उसको बोलता है, फिर गन उसके हाथ में आ जाती है, वो बोलती है अब, तो वो जो डिम्पी का कैरेक्टर था वो मुझे अच्छा लगा। अभी उस टाइम पे क्या होता है, मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया कि यार देखो, अच्छा मैं गई भी ऑफिस ये सोच के थी कि मुझे मना करना है, हाँ। पर मैं एक्सेल के ऑफिस जाऊंगी, फिल्म कंपनी है और फरहान रितेश से मिलकर आ जाऊंगी। एक मूवी ऐसा शायद कुछ नहीं हुआ, वो दोनों थे भी नहीं शायद ऑफिस में। बट एनीवे, तो आई एम ग्लैड मैंने शो किया। और सीजन 2 का उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया था कि ऐसे जा सकता है। फिर मुझे लगा कि यार कैलकुलेटिव रिस्क है, चला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ओटीटी है, किसी को पता नहीं चलेगा, पूरी दुनिया को पता चल गया मिर्जापुर के बारे में। सो आई थिंक बट आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट। आई थिंक मैं अगर नहीं किया होता और मैं ये शो देख रही होती, मुझे लगता ओ माय गॉड ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस होता है, बड़ा गलत डिसीजन, ब्लंडर। ब्लंडर। रियल लाइफ की बात करते हैं। रियल लाइफ में आप मिर्जापुर गई हैं, क्योंकि मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जहाँ मेरे नाना जी मिर्जापुर देवरिया राइट। देवरिया। तो आप वहाँ गए हो, ये ऐसा माहौल देखा है या फिर क्या डिफरेंट मिर्जापुर है वहाँ पे? नहीं, मैंने गन देखी है घर में। चलाया कभी? नहीं, तब बहुत छोटे थे। तो गन देखी है, और घर में मतलब मिर्जापुर वाले घर में। उसके बाद चीजें कुछ ऐसी हुई कि हम मिर्जापुर नहीं जा सकते थे, हमारी फैमिली को मना कर दिया गया। उसके डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगी, बट हाँ तो है, रिश्ता वहाँ से है वैसा। और मतलब कुछ कांड वांड हो गया होगा वहाँ पे? कुछ भी हो गया होगा, नानी को पता है, नानी पता था, नानी तो चली गई है। ऐसा नहीं हुआ कि मिर्जापुर देखने के बाद आ जाओ वापस सब ब्रांड एम्बेसडर बन के हमारे मिर्जापुर? बुला लो यार, मैं तो बोल रही हूँ मिर्जापुर टूरिज्म को, मिर्जापुर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर। हाँ बिल्कुल। अभी पॉडकास्ट में श्रेया आई हुई थी, तो स्वीटी का किरदार जिन्होंने निभाया था, तो वो बता रही थी कि सेट पे काफी अलग अलग तरह की मैड चीजें होती रहती थी, शूट के बीटीएस की बातें हो रही थी। तो वो बता रही थी कि जब वो सीन शूट हो रहा था जहाँ पे लास्ट में मुन्ना भैया गोली मारता है, क्लाइमेक्स, तो वहाँ पे जब शूट चल रहा था पूरा ब्लड वगैरह वहाँ पे लगा हुआ था, और वो फ्रेंच फ्राइज खा रही थी वहाँ पे। हाँ। श्रेया, राइट? तो इस तरह आपके पास कुछ ऐसे एनेक्डोट्स हैं जो कि सेट पर कभी, जैसे कि एक मेरे को पता है कि शायद आपकी तबीयत खराब थी एंड देन आपको कुछ फाइट सीक्वेंस शूट करना था, कुछ इस तरह की क्या बातें हैं जो आप ऑडियंस से शेयर करना चाहोगे?
जो पहले एपिसोड में जो पूरा चेस सीक्वेंस, पहली बात तो ये कि मेरी अगर उन्होंने पता नहीं नोटिस किया बट मेरी एक नी गई हुई थी, तो मैं वैसे ही जो गुड्डू भैया पूरे सीजन 2 में रियल लाइफ में चल रहे हैं वो मैं रियल में लिंक करके चल रही थी, क्योंकि मेरी अच्छा, ये सच में हो गया था? ये सच में हुआ था, मेनिस्कस टेयर था, सब कुछ था, और वो जस्ट 2-3 हफ्ते पहले ही हुआ था, तो मुझे बेड रेस्ट था, लेकिन क्योंकि मुझे एक्शन शूट करना ही करना था, तो मैंने बोला कि अच्छा अब वो शूट जैसे अगर कल सुबह 6 बजे है तो आज रात को मुझे लूज मोशंस हो गए हैं, क्योंकि मैंने कुछ खा लिया है और जो मुझे सूट नहीं किया, और मैं 6 बजे का कॉल टाइम था, मैं 11 बजे सेट पे पहुंची हूँ। अच्छा। क्योंकि मतलब कुछ yes, अब वो उस टाइम एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो धूप, खाया कुछ हुआ नहीं है, पैर में ऑलरेडी लगी हुई है, तो बस ये था कि वो बहुत डिफिकल्ट था। वो हर शॉट के बाद, क्योंकि वो इट इज सो मच एंगर, पावर, वो सब तो ऑलरेडी प्रेशर माइंड बॉडी से ज्यादा लगता है, तो हर शॉट के बाद मैं गिर जाती थी, तो मेरे डायरेक्टर आके मेरा सर दबाते थे, मेरा डीओपी मुझे इलेक्ट्रॉल पे ला रहे हैं, तो ऐसे करके हमने वो पूरा सीक्वेंस शूट किया। पर वो जब शूट हो गया तब सबको बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो जिस तरीके से निकल कर आया, तो वो बस है कि उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि देयर वाज सम अनदर पावर और मे बी सम अदर पर्सन हु डिड इट, मतलब शायद क्योंकि वो बहुत रियल सिचुएशन थी वो मेरे लिए। अली फजल और विक्रांत मैसी के साथ आपकी क्या यादें हैं, मतलब अली कैसा? तो मुझे लग रहा है वो सीजन 1 के दौरान वो बिल्कुल ही, मतलब वो कभी कभार मुझे मेंटोरिंग भी मेरी ऐसी होती थी कि बहन की नहीं होती जैसे कि ये बड़े भाई है वहाँ हाँ पे, बड़े भाई वाला पूरा जोन था। विक्रांत के साथ एक्चुअली वो फर्स्ट सीजन के बाद क्योंकि वो लोग नहीं थे, तो पिछले 5 सालों में, हम शो को बात करें जब 8 साल 2017-18 में, हाँ, तो वो एक टाइम के उनसे जब हम शूट कर रहे थे तब बहुत अच्छे रिलेशंस थे। फिर उसके बाद सब अलग अलग चले जाते हैं, हम लोग फिर भी मिल जाते हैं लाइफ में क्योंकि हम लोग आगे की सीजन अभी बात होती है उन लोगों से? हाँ, अली वगैरह से तो हम लोग शूट भी करते हैं ना, विक्रांत से बीच बीच में कई बार से उनकी फिल्म आई तो उनको कांग्रेचुलेट, मैं वो पूछने वाला था, 12 सुपरस्टार के बाद बात हुई। तो और वो तो सुपरस्टार हो चुके हैं, 12 फेल और ये सब साबरमती रिपोर्ट है बट ना। क्या फिल्म है और क्या काम बहुत किया प्यारी उन्होंने फिल्म है, हाँ। यार, टू गुड। मिर्जापुर पे दुनिया बातचीत करती है, थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि हर्षिता की पहचान सिर्फ मिर्जापुर से नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है, और आपके सबसे पहले काम का जिक्र करते हैं साडा हक, और आप दिल्ली से आए हो, जैसा कि आपने कहा भी कि आप आए और 1 महीने के बाद ही आपने उसके ऑडिशन को क्रैक कर दिया। ऑडिशन तो क्रैक करके गई अच्छा, थी, क्रैक करके ही आप गए थे, तो कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ, अगर आप वो थोड़ा इनलाइट करना चाहो ऑडियंस के लिए कि मान लो जिनको यहाँ पे ऑडिशन क्रैक करना है उसका क्या प्रोसेस है, या साडा हक जैसे बड़े शो को क्रैक करने में क्या क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ा, या स्ट्रगल कुछ था ही नहीं, वो क्या था उसके पीछे की कहानी? नहीं, मेरी स्ट्रगल शो के बाद स्टार्ट हुई, टू बी ऑनेस्ट। शुरुआत तो कुछ ऐसे हुई कि स्टार प्लस मेरे कॉलेज में आए थे ऑडिशंस के लिए, तो वहाँ पे शायद फिर वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुई थी किसी चीज़ के लिए, फिर मैं अपने एग्जाम्स के बीच में यहाँ पर आई थी बॉम्बे में ऑडिशन देने के लिए कि टू सी की वेयर आई स्टैंड, और फिर मैं चैनल 20 से मुझे कॉल आया था, मैं इनका ऑडिशन दे के चली गई थी, और से कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि एक ही टाइम के अराउंड मैं बॉम्बे शिफ्ट कर रही थी और मुझे इनसे कॉल भी आ गया कि आप सिलेक्ट हो गए हो आप। ग्रेट, ओके। तो जनरली क्या लोग आते हैं, वो पहले फिगर आउट करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, सीखते हैं, असिस्टिंग जॉब्स करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट एक्टिंग नहीं करते क्योंकि एक्टिंग जॉब तब तक मिला नहीं होता, पर वो सीखने के लिए ये अपना कास्टिंग में काम करते हैं वो सब। तो उस हिसाब से लकीली I would say that I landed with work in Bombay. Okay. लेकिन उसके 2 साल बाद, जब 2.5 साल बाद जब शो बंद हुआ और मैं कोई और शो मैंने लिया नहीं, बिकॉज उस टाइम पे बहुत शोज और आए कि क्योंकि एक शो का हिट हो जाता है फिर टीवी से आपको और लोग कॉल करते हैं ना, तो मुझे कुछ नहीं करना था, मतलब बहुत पैसों को मैंने मना किया है। तो आपको कुछ नहीं करना था? मुझे टीवी नहीं करना था उस टाइम पे, क्योंकि टीवी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था कि वो शो अब आप करो तो फिर वो बहुत लंबा चलता है, जैसे 2 साल 3 साल, तो मुझे उतना टाइम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि मुझे अलग तरह के किरदार क्या ये भी एक रीजन था हर्षिता कि आपको फिल्में करनी थी लेकिन आपको चूंकि टीवी ऑफर हुआ तो बैक ऑफ द माइंड में ये चला कि अब तो मैं स्टार बन चुकी हूँ, तो अब क्यों ना फिर फिल्मों में ही ट्राई करना चाहिए? देखो, स्टार बन चुकी हूँ ये
उस टाइम आता था दिमाग में, क्योंकि वो शो के बारे में अब मेरी एक्सपोजर देखो, मैं लोगों को जानती नहीं हूँ इतना ज़्यादा, मेरे लिए एक्सपोजर वही शो है, और उस शो के बारे में जो आता था बहुत अच्छी बातें करता था। तो आपको आउटसाइड दुनिया पता ही नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली टीवी और फिल्म में इतना गैप है कि आपने टीवी का बहुत बड़ा एक हिट शो कर लिया, लेकिन फिल्म वालों को आपके बारे में पता भी नहीं है, शुरू करना है आपको, एड्स वालों को आपके बारे में पता ही नहीं है। तो वो थोड़ा गैप था जो कि अब नहीं है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल्सो डिजिटल। उसके बाद मेरी स्ट्रगल शुरू हुई। उसके बाद मेरा पहला डिप्रेशन फेज भी आया 2017, जिसके बारे में मैंने ओपनली बोला भी है बहुत बार, और उस टाइम तो पता भी नहीं था कि ये डिप्रेशन होता है। तो जब उससे निकल जाओ तो पता लगा कि इसको ये बोलते हैं, मेडिकली ये कंडीशन होती है। क्योंकि डिप्रेशन भी इसलिए है, मुझे पता नहीं था कि बॉम्बे में जब आपके पास काम नहीं होता तो आप क्या करते हो, क्योंकि मैंने 2.5 साल 14 से 20 घंटे एवरी डे काम किया है, एवरी डे। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जब काम नहीं होता तब क्या करते हैं लोग, क्योंकि मुझे लगा अब तो काम आएगा, होता ही है ना, 21-22 साल लड़की को मिल गया है इतना, तो अब तो चलेगा ही। तो जब नहीं मिला और चीज़ें आई गई फिल्म्स, तो फिर वो वाला फेज आया जिसमें खुद को डिस्कवर किया, फिर ऑडिशन ये अपना वर्कशॉप्स किए, और उससे खुद को इम्प्रूव किया, एक्टिंग को इम्प्रूव किया। सो वहाँ मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। तो वो पहले आए किसी की लाइफ में या बाद में आए, वो आई वुड लाइक टू कॉल इट एफर्ट। स्ट्रगल उतना नहीं, क्योंकि वो एफर्ट आपको हर फील्ड में करना पड़ता है। तो वो मेरा एफर्ट एक्चुअली शो के बाद स्टार्ट हुआ। फिर मैं 2-2 घंटे लाइन में रुक के ऐड के ऑडिशन भी देती थी। अच्छा, जब मैं ऑलरेडी साडा हक कर चुकी हूँ, साडा हक के बाद तो मैंने लाइनों में खड़े होकर ऑडिशन भी दिए हैं एक ऐड का, कि वो 30 सेकंड के ऐड के लिए आप 2 घंटे ऑडिशन की लाइन में खड़े हो। तो वो भी किया, बट वो सब उसके बाद किया है। तो इट्स सिमिलर कि कोई पहले करता है कोई बाद में करता है। मेरी जो जर्नी थी वो बाद में शुरू हुई। बस एक चीज है जो बहुत अच्छी हुई कि मेरे को जो फैन फॉलोइंग मिली साडा हक से, वो इतनी, मतलब इट्स सो क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि वो आज तक है। सबसे मेमोरेबल फैन एनकाउंटर क्या था? बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे। मैं कैसे ही बताऊं, मतलब मैं आदिशक्ति, पौंडीचेरी में से 4 घंटे दूर है आदिशक्ति। अब वहां पे वो उन लोगों के अकॉर्डिंग कोई भी एक्टर आया हो, क्योंकि वहां पर एक्टर्स भी जाके जो फेमस भी हैं, स्टार किड्स भी हैं, वो जाके वर्कशॉप्स करते हैं। किसी को मिलने नहीं दिया जाता। अगर पता भी लग जाए बाहर कि ये एक्टर है और किसी को एज अ फैन मिलना है, तो आप नहीं मिल सकते हो। ठीक है। 10 दिन की वर्कशॉप होती है। 9वें दिन मुझे आके बोला गया कि एक लड़की है जो चेन्नई से, मतलब चेन्नई से भी आगे कोई गांव में, बेसिकली उसकी 9 घंटे की बस की जर्नी थी। वो रोज इनको फोन करती थी, रोज, कि मुझे हर्षिता से मिलना है एक बार। ये साडा हक देखने के बाद? साडा हक की फैन। और रोज, ये 2016 की बात है जब शो खत्म हुआ था, जबकि वो हिंदी लैंग्वेज का शो और चेन्नई में देखा जा रहा है। और वो लड़की भी साउथ इंडियन है। तो वो 9वें दिन पे आकर उन्होंने बोला कि यार हम नहीं मिलने देते हैं, बट एक तो क्योंकि फैंस कुछ टीनेजर्स थे, तो छोटी लड़की है और उसको मिलना ही मिलना है, और उसके पेरेंट्स ने बोला कि वो बस में बैठ चुकी है, वो जा रही है, आप प्लीज वो कर देना। तो 9वें दिन पे दे सेड कि हमने अलाउ कर दिया। फिर मैं उससे मिली और उसको देख के, मतलब वो कैसे, अब वो आप 9 घंटे ये सोच के आए हो कि पता नहीं मिलने को मिलेगा भी या नहीं। और मैं कोई इतनी बड़ी स्टार भी नहीं हूँ, मैंने एक शो किया बस साडा। तो बट वो शो लोगों से इतना कनेक्ट हुआ समवेयर वेरी डीप, शायद लाइफ चेंजिंग फॉर सम पीपल, जिससे कोई आके बोलता है कि हमें हिम्मत मिली घर पे लड़के इंजीनियरिंग करने की शो देखकर। अब ये इतनी बड़ी चीज है। तो हर्षिता, मैं एक टॉपिक पे वापस जाना चाहूँगा जिसके बारे में हम अभी मेंशन कर रहे थे, मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो बहुत सीरियस टॉपिक है। एंड स्पेशली इस इंडस्ट्री में आई फील कि काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। काफ़ी लोग जो हसल कर रहे हैं और सालों साल हसल करते हैं, उनको नहीं मिलता है मौका। आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ आपने अपने स्टेट के बारे में बताया था, एंड फील फ्री इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, कि जहाँ पे एक ऐसा भी दौरा था वेयर यू आर हेलुसिनेटिंग कि यू नो यू आर गेटिंग बिग प्रोजेक्ट्स, यू आर गेटिंग अवार्ड्स। तो दैट्स टू मी इट्स काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। और वहाँ से फिर आप एक ऐसा फेज मेंशन करते हो जब आपको रियलाइजेशन होता है कि हाँ, यू विल हैव टू कीप हसलिंग, एंड आप एड के ऑडिशन के लिए भी जाते हो। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे पूरा किया? हाउ डिड यू नेविगेट थ्रू इट? क्योंकि आई वॉन्ट अदर्स टू ऑल्सो नो। तो वो हैलुसिनेटिंग, आई डोंट नो इफ आप अगर एग्जैक्टली कोट कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है मैंने एग्जैक्टली शायद ये नहीं बोला होगा। अच्छा, हाँ। क्योंकि वो हैलुसिनेशंस वैसे नहीं होता। देखो, हैलुसिनेशन बहुत बड़ा वर्ड है। जिनको होता है ना,
उनको उनकी हालत ख़राब हो जाती होगी। मुझे बस ये क्योंकि मैं घर से ही नहीं निकल रही थी, घर पे बात नहीं होती थी? होती थी हम्म, तो ऐसा नहीं होता कि आपका बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, आप वो भी बात कर रहे हो, okay. लेकिन और ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल आप पागल हो गए हो कि आपसे बात नहीं हो। वो एक मे बी होती होगी, वो अलग स्टेज, वैसा नहीं था थैंकफुली मेरे साथ। बट वो इसलिए मैंने कहा कि वो हैलुसिनेशन हम नहीं यूज करते वर्ड, क्योंकि वो शायद वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सट्रीम हो फेज जाता है, होगा। हाँ। तो एग्जैक्टली होता क्या है देखो, डिप्रेशन में? होता- जैसे कैसे पता चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग? तो जब आपसे कोई बात करता है, अब है। मैंने उसके बाद एक वर्कशॉप की मिस्टर अतुल मोंगिया, जो कि सब जानते हैं, हाँ हाँ, राइट, yeah, हाँ। है ना। उनका एक प्रोसेस है जिसमें आप इसलिए अपनी वर्कशॉप को सेल्फ एंड एक्टिंग वर्कशॉप कहते हैं, जिसमें आप अपने सेल्फ को भी डिस्कवर करते हो। तो उसके थ्रू वो एक पीरियड था जो मुझे उस फेज से बाहर लेकर आया। अब जब मैं उस फेज की बात करती हूँ, उसका मतलब ये है लिटरली ये कि अगर कोई बैठ के मुझसे पूछता बार बार तो मैं बहुत रोने लग जाती। ओके। मैं उस स्टेज पे थी कि आप बहुत रो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है, वो बेसिकली यही होता है कि जब आपकी रियलिटी और आपकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करते किसी भी चीज में, स्टार्टिंग ट्रिगरिंग, चाहे वो आपका पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, ट्रिगरिंग पॉइंट तो वही होता है। या फिर अगर आपको किसी चीज का फोबिया हो, बहुत सारे सीड्स बचपन में भी हो सकते हैं विच ग्रो लेटर इनटू चाइल्डहुड ट्रॉमा जो बोलते हैं। तो मैं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं आई थी ये करने, तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का फर्क उसके बीच में गैप था। हाँ। अब जब आप इनिशियली उसमें होते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप डिप्रेशन में हो, तब आप सिर्फ लो फील कर रहे हो। अब शायद पता है, अब दोबारा कभी इफ आई टच दैट पॉइंट, आई नो कि हाँ ये पैटर्न है। लेकिन उस टाइम जब पहली बार हुआ, तब मुझे नहीं पता था कि ये डिप्रेशन है। तो मैं बस आई वुड इजीली क्राई ऑन एनीथिंग, और मुझे किसी से मिलने का मन नहीं करता था। मैं सिर्फ घर पे रहती थी, और क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप बात नहीं, मतलब कोई इतना वो नहीं हो रहा। मैं फ्रेंड से भी, किसी से मिलने में तो बहाना बना देती थी कि नहीं हूँ या वो सब है। मैं लिटरली जब 4-5 दिन घर से बाहर नहीं निकली, और तो आंटी, जो मेरी नेबर आंटी, वो बहुत मतलब शी इज लाइक सेकंड पेरेंट टू मी नाउ। तो वो मुझसे एक बार बात कर रही थी, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। तो मुझे बस इतना ही समझ में आया कि कुछ करते हैं, मतलब इन द सेंस कि तभी साइमल्टेनियसली किसी ने बोला कि वर्कशॉप में सीट खाली है, ये वाली वर्कशॉप कर लो। तो फिर वो उस वर्कशॉप में खुद को इनरोल कर दिया। मेडिकल हेल्प एज सच मैंने नहीं ली थी, क्योंकि वो ऐसा हुआ कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो उस फेज में थी मैं। फिर जैसे ही वो वर्कशॉप मेरी लाइफ में आई, वो वर्कशॉप जब मैं करने लगी, आई स्पोक टू माई टीचर मिस्टर अतुल सर, और वो 10 दिन का प्रोसेस था जिसने धीरे धीरे आई थिंक मुझे उससे बाहर निकाला। एंड व्हेन आई वाज फीलिंग बेटर, देन आई डिस्कस्ड इट विद हिम कि ये दिस वाज व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। राइट। आज दिल्ली जैसे जगहों पर भी इन सब चीजों की बात होती है, लेकिन वो अब शुरू हुआ है इन द लास्ट 3-4 इयर्स। इससे पहले नहीं होता था। तो मैंने, क्योंकि पेरेंट्स दूर रहते हैं, तो मम्मी ने एक बार पूछा होगा क्या हुआ, ये है सब ठीक है। 1-2 बार वो आई भी, जब वो आई एक्चुअली उस टाइम पे जब ऑलरेडी 3 महीने हो गए थे। आई वाज ऑलरेडी फीलिंग अ लिटिल बेटर। ये फेज कितना लंबा चला हर्षिता? 3-4 महीने, और वेरी डिप्रेस्ड वन। उसके बाद आप धीरे धीरे चीजें ठीक फील होने लग गई। फिर सिचुएशंस कुछ। आज मैं बड़े अलग टेंजेंट पे हूँ लाइफ में। आज मैं उस टेंजेंट पे हूँ कि आपके इमोशंस आप ही के हाथ में है। देयर इज नोबडी एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे यू फील। मेरे को ये भी लगता है ना कि जिस शहर में हम लोग रहते हैं, ये जो बम्बई शहर है जिसको माया नगरी कहा जाता है, हवा में स्ट्रेस है। हवा में स्ट्रेस है। तो बम्बई शहर को हर्षिता कैसे देखती है? हर्षिता दिल्ली से आती है, हर्षिता के रूट्स कहीं ना कहीं। मुझे तो बम्बई से बहुत प्यार है। बहुत प्यार है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब डे 1 जब मैंने बॉम्बे में पैर रखा, बड़ा फिल्मी सा, बिल्कुल, मतलब एक तो फिल्मी माहौल दिमाग में इतना। बट सीरियसली मैं अपने एग्जाम्स के बीच में, मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे, थर्ड ईयर के सेमेस्टर के, उसके बीच में 4 दिन का गैप होता है ना, तो मेरी मम यहाँ पर आए थे एक ऑडिशन देने के लिए। और मैंने पहली बार मैं बड़ी एक्साइटेड कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ। लिटरली जैसे ही आप निकलते हो, गेट खुलता है और हवा आई, बस मैं तो
आई फेल इन लव विद बॉम्बे देन। इस शहर में जब इतनी, जैसा आप बताया ना कि यहाँ के हवा में ही स्ट्रेस है, हाँ, वो तो यहाँ है। पे एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होने पे आपको ऐसा देखा जाता है, सोशल मीडिया पे आपके नंबर्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, व्यूज कितने हैं, तो इस माहौल में के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो बम्बई को कैसे आप देखते हो, उस बम्बई में कैसे आप डील करते हो? मैंने जितनी मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, सब इस शहर ने दिया है मुझे, अच्छा या बुरा। बुरा इज जैसे वो डिप्रेशन, हाँ, ठीक है, फेल्ड रिलेशनशिप्स, ओके, अच्छा, ये सब इस शहर ने मुझे दिया है। लेकिन उससे उभर के और खुद को एक नई तरह से फाइंड करने का जो एक एक्सपीरियंस है वो भी मुझे शहर ने दिया है। तो अगर वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता। बट जैसा कि हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं हर्षिता कि मान लो अभी आपने फेल्ड रिलेशनशिप्स की बात की, राइट? अब सपोज कि आप दिल्ली में हो, आप मुंबई में हो, अब जो शहर का जो टेक्सचर है ना, शहर में जिस तरह से चीजें घटित होती हैं कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो किसी से 2 दिन से, तो हो सकता है दिल्ली में वो बंदा आपसे मिलने आएगा या फिर वो आपको फॉलो अप करेगा। बट यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके शिकायत होती है कि अगर हम 3 दिन बात करना छोड़ देते हैं ना, तो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके पास करने को 50 और तरह की चीजें हैं, सब बिजी अपनी बिजी हैं। तो काम में। शहर बदलने से क्या रिश्ता बदलता है? शहर बदलने से आपके जहाँ पैदा हुए वो रिश्ते तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि आज भी आप, कल ही मेरे बचपन के दोस्त का बर्थडे था, मैंने उसको फोन किया और हम सेम बात बोल रहे थे कि वैसे हमने जिंदगी के इतने साल साथ बिताए, लेकिन उसके बाद चाइल्डहुड फ्रेंड से ही मिलने के लिए प्लान बनाना पड़ता है। वो भी प्लान ऐसा कि 2 महीने बाद ये वाला प्लान बनाते हैं, कहीं चल लेते हैं। वो वैसा नहीं है कि यार आज मिल जाए या कल मिल जाए, क्योंकि शहर बदल चुके हैं और वैसे भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स पर वो रिश्ते कभी जाते भी नहीं है। तो हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स है। हम क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है हमें एक नए शहर से कि हमें अच्छे ही एक्सपीरियंस होने चाहिए, हमें अच्छे ही दोस्त मिलने चाहिए, हमारी लाइफ में सब अच्छा ही होना चाहिए। बम्बई में आपके दोस्त और ये बहुत, आपको बताऊं मेरे बम्बई में, और आपको 5 से ज्यादा चाहिए नहीं, 5 ऐसे दोस्त हैं जिनको अगर मैं किसी भी वक्त, किसी भी सिचुएशन, कभी भी कॉल करूंगी ना, वो खड़े होंगे। ओके। तो अगर मैंने वो 5 दोस्त बनाए हैं तो आप ढूंढो ना। ये इंडस्ट्री से है या इंडस्ट्री से भी हैं और आउट ऑफ इंडस्ट्री भी हैं। और सबसे बड़ी बात, तो इनमें से 3 लोग मिर्जापुर के हैं। अच्छा, जैसे कौन कौन है? मेरा डायरेक्टर, डीओपी, 4 लोग एक्चुअली, मेरे डायरेक्टर, डीओपी, राइटर एंड श्वेता जो गोलू बनती हैं। क्या आपको लगता है कि ओटीटी जो आई है, अभी आपने ओटीटी पे इतना काम किया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ओटीटी आने के बाद एक्टर्स के लिए चांसेस बढ़ गए हैं? ये तो डिस्कशन तभी हुई थी जब ओटीटी आया था, तभी वो इतना बड़ा था कि लोगों के लिए इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर नॉट ओनली एक्टर्स बट डायरेक्टर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस, मतलब एक सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुल गया टू सेलिब्रेट कंटेंट बेसिकली। आज हम थैंक्स टू ओटीटी उस पोजीशन पे ही पहुंचे हैं जहाँ पे लोग कंटेंट को ज़्यादा सेलिब्रेट करने लगे हैं। लेकिन अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ओटीटी का सारा कॉन्सेप्ट ही ये था टू सेलिब्रेट कंटेंट, लेकिन वही वापस हम लोग वहीं चले गए। लेकिन वापस अगर आप शो एक्स टाइम्स का बना रहे हो क्योंकि आपको एक ए लिस्टर चाहिए, तो वहीं आई थिंक आई फील कि फिर हम कंटेंट तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए कि हमारे पास ए लिस्टर हो, हमारे पास फलाना ये हो वो हो और चले शो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा फोकस, मुझे ऐसा लगता है कि जो ओटीटी का एक फोकस था वो अब इट्स नो मोर। एग्जैक्टली, मतलब मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, क्योंकि एक टाइम था जब ओटीटी आया था एंड मिर्ज़ापुर हो या सेक्रेड गेम्स हो, ब्रीद हो, ऐसे बहुत सारे शोज आ रहे थे, तो तब ना देखने को मिला था, नए नए चेहरे देखने को मिल रहे थे कि हाँ यार ये भी टैलेंटेड है, इनको हमने देखा नहीं अभी तक। वो चीज़ मुझे लगता है कि धीरे धीरे ओवर टाइम अब उस पॉइंट पे हम आ गए हैं कि जहाँ अभी भी मैं अगर नाम ना भी लूँ तो भी वैसा है कि हाँ बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहाँ पे शोज बस वही आ रहे हैं जो बड़े प्रोड्यूसर्स के हों, जिनके साथ बड़े नाम से एसोसिएटेड हो। तो फिर वो थिएटर की जगह वापस ओटीटी पे अगर आ जाएं तो फिर तो काम कम ही हो जाएगा। जो इसी में हमारा थिएटर शायद वापस नहीं, बट इसमें एक चीज ये भी है ना कि सैचुरेशन पीरियड आ चुका है ओटीटी पे भी। बहुत बड़े बड़े ए लिस्टर की फिल्में आती हैं और नहीं चलती, लोग उसका जिक्र नहीं करते। आप ये देखिए, थिएटर में देख लीजिए, राइट, जैसे लापता लेडीज, अगर लापता लेडीज अच्छी फिल्म नहीं होती या लोग आपको तो आप नहीं जाते ना टिकट लेके देखने के लिए। सेम हैपेंड विद 12 फेल ना, वो वर्ड ऑफ माउथ आ चुकी थी हॉटस्टार पे, तो भी लोग गए थिएटर में देखने के लिए। वर्ड ऑफ माउथ। तो मैं ये जरूर मानती हूँ कि ये कम है अभी भी, हम अभी भी ज्यादा ग्रेविटेट होंगे टुवर्ड्स
अपने स्टार की फिल्म देखने के लिए, तब तक जब तक कि हमें कोई ये ना बोल दे कि फिल्म खराब है यार, मत पैसे वेस्ट करो, शायद उससे पहले तक फैमिलीज या जो छोटे शहर के लोग बोलेंगे हाँ यार इसकी फिल्म लगी है, हम जाते हैं देखने के लिए, वो है। बट वो ये फिर हर चीज़ का सैचुरेशन आता है। मुझे तो लग रहा है कि हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पे वो वाला जो टाइम था जहाँ पे राइटर्स और वो ही अगेन जो OTT जिस वजह से शुरू हुआ था कि कंटेंट ड्रिवन ही होंगी। ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है यार, बहुत स्मार्ट हो गई है। हाल ही में कुछ फिल्में रिलीज हुई जो कि अपेरेंटली 200 करोड़ की फिल्में थी, कुछ नहीं कमाया उन्होंने। हाँ। हम नाम नहीं लेंगे बट आपको भी पता है। तो हम लोग भी नहीं लेंगे नाम। तो है ना, तो किसने किया? वो ऑडियंस ने किया ना। पावर सारा ऑडियंस के हाथ में ही है। राइट। इतना सारा काम आपने कर लिया है, किस तरह का रोल और अभी आपके बकेट लिस्ट में है जो आप करना चाहते हो? एक्सेप्ट फॉर यश फिल्म्स। नहीं मतलब वो तो जब स्टार्ट हुआ था। आई मीन हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं करना है इसको, नहीं अभी भी करना है। बट आई थिंक मुझे तो मैंने ना स्वीट गर्ल बहुत कर लिया। स्वीट नहीं यार, जहानाबाद में नहीं, एक जहानाबाद स्वीट स्मॉल टाउन गर्ल स्वीट है बट वो दबंग है भाई, वो मतलब नहीं दबंगी तो है बट लाइक अभी फुल कुछ 360 डिग्री जैसे समथिंग रियली लाइक प्रियंका एंड ऐतराज हो गया। लेयर्ड कैरेक्टर होता है, मे बी एक्शन। अब मेरी नीज ठीक हो गई, मेरी इंजरीज थी तो मैं वर्कआउट कर रही थी, अभी एक्शन करने का मन है। बट आई थिंक समथिंग डिफरेंट। जिसमें मेरे को लगता है मिर्जापुर अगर बहुत सारे आगे सीजन्स बने तो क्या पता उसमें भी। अच्छा, आप कितने सीजन चाहते हैं कि आए? यार मेरे लिए डिपेंड करता है, एज ए कंप्लीटली हम राइटर पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि मेरे लिए जब खिंच जाती है कहानी तो प्रॉब्लम लगती है। मेरे को लगता है 4 सीजन तो बनते दिख रहा है मेरे को मिर्जापुर। 4 सीजन बनते दिख रहा है, उसके आगे मेरे को लगता है फिर खिंच जाएगा, है ना। लेट्स सी। मुझे पता नहीं, ये कह रहे हम जाते खत्म ही ना हो। नहीं बट वही एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि जहाँ पे जो मैंने बताया कि अभी उसकी बात की थी हमने, बिग बैंग और यंग शेल्डन की बात कर रहे थे हम ऑफ कैमरा। तो यही बात हुई थी कि भाई जब एक पॉइंट के बाद ना जब खींचने लगता है तो लगता है यार अब बस यहीं पे बंद करो, तो बर्बाद मत करो। बट जब मजा आता है ना तो लगता है खत्म ही ना हो, तो चलता रहे। तो मिर्जापुर में अभी तक वही बात है कि उसमें मजा आ रहा है, अभी तक आगे भी मजा आता रहा, तो फिर चाहेंगे शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है तो चलता रहे। हाँ शुरू तो एक्चुअली कोविड के टाइम में मजबूरी में किए थे क्योंकि ओटीटी। सो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। कैसा लगा आपको बात करके? बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या ये बोला है, बहुत मजेदार बोला जो भी बोला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाय, आई एम हर्षिता, और अगर आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट, हमारी बातचीत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो डिजिटल कमेंट्री, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या मज़े कीजिए।